नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आए। इससे पहले हम संस्कृत के और वीडियोस और एक मॉडल पेपर भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए। दोस्तों, संस्कृत की अच्छे से तैयारी करने के लिए सारे मॉडल पेपर और जितने भी कोर्स के वीडियो वो सारे आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि संस्कृत में आपका कुछ भी रह ना जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के 18 प्रश्न को पढ़ेंगे और उनके उत्तर बताएंगे आपको। और लास्ट में हमने एक विशेष प्रश्न पूछा है, उसका भी उत्तर आप हमें जरूर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि DLED के, यूपी टेट के और शिक्षक भर्ती के वीडियोस मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, संस्कृत में वर्तमान काल के लिए प्रयोग किए जाने वाला लकार कौन सा है? तो संस्कृत में वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, लट लकार जो होता है वो है वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, 49 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो 49 को लिखेंगे नवचत्वारिंशत्, या फिर हम लिखेंगे एकोनपंचाशत्। तो ये आप देख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी अगर आप एक लिख देंगे तो वो आपका सही माना जाएगा। और इस तरह के प्रश्न 1 नंबर में आते हैं, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ध्वनियों का लिखित स्वरूप क्या है? ध्वनियों का लिखित स्वरूप क्या है? देखिए, ध्वनि जो होती है वो केवल सुनने के काम आती है, ठीक है, वो केवल सुनने के काम आती है। लेकिन जो वर्ण होता है वो सुनने और लिखने दोनों के काम आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्वनियों का लिखित स्वरूप क्या होगा? वो होगा वर्ण। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। तो यहाँ पर दोनों को मिला के क्या बनेगा? दंत ओष्ठ। ये लिखा हुआ है आपके सामने, दंत ओष्ठ। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो सुरेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सुर प्लस इंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर रा में है आ की मात्रा और यहाँ पर है ई। तो ये जब आ और ई मिल जाएगा तो ये बनेगा ए। तो यहाँ पर जब दोनों का रा और ई जब मिले तो ये हो गया ए, तो ये हो गया सुरेंद्र। यहाँ पर हो गई गुण संधि। अगला प्रश्न है, गुण संधि का सूत्र लिखो। देखिए, सूत्र आप जरूर याद कर लीजिए, सभी संधियों के, समास के, और जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है उन सबके सूत्र जरूर याद कर लीजिए। कोई ना कोई सूत्र आपसे जरूर पूछा जाएगा। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। याद रहेगा, आद गुणः। जितने भी मॉडल पेपर बताऊंगा सब में मैं 2 या 3 सूत्र जरूर आपको देता रहूंगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि गुण संधि का सूत्र मैंने आपको बताया आद गुणः। अगला प्रश्न है, प्रयत्न क्या है? वर्णों के उच्चारण में वक्ता को जो चेष्टा या प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में वक्ता को जो चेष्टा या प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। दोनों को याद रखिए, 1 नंबर में परिभाषा आ सकती है कि प्रयत्न क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। दोनों चीजें आपको यहाँ पर हमने क्लियर कर दी। अगला प्रश्न है, महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, मतलब ज्यादा श्वास हमें प्रयोग करनी पड़ती है, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, जैसे का वर्ग है तो का और का, खा और गा और घा, तो ये है आपका द्वितीय वर्ण और ये है आपका चतुर्थ वर्ण। तो ये द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जितने भी वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ये जितने भी वर्ग हैं, इनका जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होगा वो महाप्राण वर्ण कहलाता है। और ये आपके सामने कुछ और दे रखे हैं, शा, शा, सा, हा, ये भी आपके महाप्राण वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, अधापतन का संधि विच्छेद करो। अधापतन सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है, अधा प्लस पतन, और इसमें संधि कौन सी है? वो है विसर्ग संधि। देखिए, ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में क्या करते हैं लोग कि इसमें भी शब्दों को तोड़ दें। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती जो तोड़ते नहीं, एज इट इज रखी जाती हैं। तो वही आप देख सकते हैं, अधापतन सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लगा है विसर्ग, तो ये हो गई विसर्ग संधि। पुल्लिंग के भाग लिखो। पुल्लिंग के कितने भाग होते हैं? पुल्लिंग क्या होता है ये आपको मालूम होगा। जिन शब्दों से
पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इनके 4 भाग हैं, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत पुल्लिंग। अगला प्रश्न है नवरात्रम में कौन सा समास है? नवरात्रम इसका अर्थ है 9 रात्रियों का समूह। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संख्यावाची है, 9 रात्रियों का समूह यानी द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास वहां होता है जहां पर संख्यावाची शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, इसका जो सूत्र है वो भी आप देख लीजिए कि द्विगु समास का जो सूत्र है, मैंने बताया था ना, सूत्र आपको मैं 2-3 हर मॉडल पेपर में जरूर दूंगा। संख्या पूर्वो द्विगु, ठीक है, संख्या पूर्व द्विगु। ठीक है, यहां पर हम हलंत लगा देते हैं, तो ये है इसका सूत्र। अगला प्रश्न है पठिता में प्रत्यय और संकल्प में उपसर्ग बताओ। तो पठिता में प्रत्यय आदि का और पूरा ता और संकल्प में सम उपसर्ग होता है। ये आप समझ गए, जो संकल्प होगा उसमें होगा सम उपसर्ग और पठिता में अक्त प्रत्यय यानी आदि का और ता। अगला प्रश्न है संस्कृत में नाम लिखो। करेला को संस्कृत में क्या कहते हैं? कारबेल्लम। लाल मिर्च को क्या कहते हैं? मरीचम। टमाटर को क्या कहते हैं? रक्तवृंतकम। अगला है कद्दू को क्या कहते हैं? कूसमांड। टिंडा को क्या कहते हैं? टिंडिशा। लौकी को क्या कहते हैं? अलाबू। और बैंगन को क्या कहते हैं? वृत्ताकम। ठीक है, वृत्ताकम। अगला है प्राथमिक स्तर पर छात्रों को संस्कृत पढ़ाने के उद्देश्य लिखिए। अब प्राथमिक स्तर पर छात्रों को संस्कृत पढ़ाई जाती है, किस कारण पढ़ाई जाती है, उसका क्या उद्देश्य है? तो उसके उद्देश्य देख लीजिए। संस्कृत के वर्ण से छात्रों को परिचित कराना, ध्वनियों के लिखित रूप की समझ विकसित करना, स्वर और व्यंजन के अंतर को पहचानने में छात्रों को समर्थ बनाना। ये क्या है? ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के उद्देश्य। चौथा है ध्वनियों के उच्चारण स्थान से उनके निश्चित स्थान की समझ छात्रों में विकसित करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में संस्कृत में उच्चारण स्थान के कौशलों को विकसित करना। तो ये आपके सामने हैं, आपके उद्देश्य हैं प्राथमिक स्तर पर छात्रों के संस्कृत पढ़ाने के। अगला प्रश्न देखिए, निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए। अनादरो विलंबश्च वै मुख्यम निष्ठुर वचनम पश्चात पश्च पंचापि दानस्य दूषणानि च। इसका अर्थ क्या है? ये श्लोक है, इसका अर्थ क्या है देखिए। अपमान करके देना, विलंब देर से देना, मुख फेर कर देना, कठोर वचन बोलना और देने के बाद पश्चाताप करना, ये 5 क्रियाएं दान को दूषित कर देती हैं। तो ये है इसका अर्थ। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हम आपको हर मॉडल पेपर में उपलब्ध कराएंगे ताकि ऐसा हो कि इसी में से कोई ना कोई आपका संस्कृत में पूछ लिया जाएगा। जितने भी चर्चित श्लोक हैं वो सब हम आपको इस मॉडल पेपर के माध्यम से, जितने भी मॉडल पेपर आपको बताएंगे वो सब हम आपको बताते चलेंगे। या तो हम ऐसा करेंगे, कोई एक वीडियो बना देंगे, कम से कम 15 से 20 श्लोकों का जो अति महत्वपूर्ण होंगे उनका एक वीडियो पूरा बना देंगे और आपको उपलब्ध करा देंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए सिर्फ और सिर्फ श्लोक का, तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो श्लोक का होना चाहिए, तो नीचे कमेंट में हमें बताएं ताकि हम उसके श्लोक का भी एक वीडियो आपके लिए अलग से बना सकें। अगला प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद करो। विद्यालय के चारों ओर वन है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। ठीक है, विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के परितः मतलब चारों ओर, वृक्षा मतलब वृक्ष, संति मतलब है। विद्यालयम परितः वृक्षा संति। अगला है राम के द्वारा बाली मारा गया। रामेण बाली हतः। ये है राम के द्वारा बाली मारा गया। अगला है माता बालक को फल देती है। माता बालकाय फलम ददाति। अगला है महेश को दूध अच्छा लगता है। तो महेश को दूध अच्छा लगता है, महेशाय दुग्धम रोचते। देखिए हमारी एक आपके लिए राय है कि जितने भी हमने आपको अनुवाद बताए ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनके संस्कृत में अनुवाद भी लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें सब कुछ, सारा ज्ञान होना चाहिए।
ठीक है, सब कुछ ज्ञान होना चाहिए जितनी चीज़ें संस्कृत में होती हैं। लेकिन अब हो सकता है इतना इंटरेस्ट ना हो आपका संस्कृत में, या फिर हो सकता है कि इतना समय ना हो। वैसे समय तो है, लेकिन हो सकता है आप कवर ना कर पाएँ। तो यहाँ पर आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि आप जितने भी ये हैं, जितने भी अनुवाद हम आपको बताते चलेंगे, वो सब आप नोट करते चलिए। तो इससे क्या होगा कि अगर इससे मिलता जुलता भी आप अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे, मान चलिए कि माता बालक को फल देती है, अगर इसकी जगह आ जाए कि पिता रमेश को गेंद देती है, गेंद देता है, पिता रमेश को गेंद देता है, अगर ये आ जाए तो आप इसी तरह बना के आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं ये सारे आप नोट करते चलिए। अगला जो प्रश्न है, द्वंद्व समास की परिभाषा और सूत्र लिखो, जिसमें पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसमें चा से दो या दो से अधिक संज्ञाओं को जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि और से दो संज्ञाओं को जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, माता पितरौ, ठीक है। अब अगर हम इसका विग्रह करें, द्वंद्व समास का संस्कृत में विग्रह करेंगे तो माता चा पिता चा, ठीक है। अब अगर हिंदी में कहें, इसका अर्थ क्या है, माता और पिता। जैसे हम लोग हिंदी में द्वंद्व समास को किससे जोड़ते हैं, और से। जो संस्कृत होता है, संस्कृत में जोड़ते हैं चा से, माता चा पिता चा। माता पितरों को जो समास विग्रह हुआ वो हुआ माता चा पिता चा, और इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ, माता और पिता। तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं, और से जुड़े हुए हैं। संस्कृत में बोले तो चा से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्वंद्व समास। बात करें द्वंद्व समास के सूत्र की, तो द्वंद्व समास का सूत्र आप देख सकते हैं, उभय पदार्थ प्रधाना, उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्व। तो ये वो आपका क्या हो गया, ये आपके सामने सूत्र लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे आप नोट करते चलिए अपनी कॉपी में, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी देर तो मैं रोक ही देता हूं स्क्रीन को। अगला है, संधि की परिभाषा और प्रकार लिखो। दो शब्दों के पास पास आने से पहले शब्द के अंतिम वर्ण और बाद में आने वाले शब्द के प्रथम वर्ण के मेल के कारण जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। दो शब्दों के पास पास आने से पहले शब्द के अंतिम वर्ण, मैंने बताया था ना, जैसे राम और प्लस ईश्वर, ठीक है। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण ये रहा माँ, और अंतिम शब्द के पहले वर्ण तो ये हो गया ई। जब माँ में कौन सा स्वर है, आ, और ई में क्या है, ई। तो ये आ और ई का मेल हो रहा है। अब इसके बाद जो इसका परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा उसे कहते हैं संधि। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके प्रकार हैं, 3 प्रकार है मुख्यतः, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रत्याहार वाले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जरूर वीडियो देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा कि स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। ये 3 तरह की संधियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 18 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान आपको होने ही लगा होगा अगर आप सारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है वो आपके सामने है, चराचरम में समास कौन सा है। दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में बताएं, और अगर आपको श्लोक का एक अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डीएलएड के 3rd सेमेस्टर के मॉडल पेपर और फ्री कोर्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते